जो आतंकी संगठन है जैश ए मोहम्मद, उसने एक नए तरह का मॉड्यूल अख्तियार किया, क्योंकि इसके पहले इंजीनियर और तमाम प्रोफेशन के जो लोग थे वो आतंकवाद में शामिल होते थे। डॉक्टरों का नाम पहली बार आया है। प्लान यही था कि ये एक साथ देश के कई राज्यों में, कई इलाकों में फिदाइन अटैक, कार से लदी विस्फोटक के साथ फिदाइन अटैक को अंजाम देने वाले थे। जैश ए मोहम्मद, उसने एक नए तरह का मॉड्यूल अख्तियार किया, क्योंकि इसके पहले इंजीनियर और तमाम प्रोफेशन के जो लोग थे वो आतंकवाद में शामिल होते थे। डॉक्टरों का नाम पहली बार आया है। आतंकवादी राइसिन नाम का एक खतरनाक जहर वो बना रहे थे और उसके जरिए जो हिंदू बाहुल्य इलाके वहाँ पर ये जहर लोगों के खाने और चीज़ों में मिलाने वाले थे, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही होती। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। 10 नवंबर शाम के 6:50 दिल्ली के लाल किले के बाहर I-20 कार में जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना जोरदार था कि I-20 कार के परखच्चे उड़ जाते हैं, साथ ही साथ अगल बगल जो गाड़ियां खड़ी होती हैं उसके भी परखच्चे उड़ जाते हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है, जांच टीम मौके पर पहुंचती है। मैं खुद भी कुछ घंटों के बाद लाल किले के बाहर मौजूद था। जांच पड़ताल शुरू होती है। शुरुआत में आता है कि I-20 कार में 3 लोग बैठे हुए थे और पीछे की तरफ धमाका होता है। जांच बढ़ती जाती है। I-20 कार का नंबर जांच एजेंसियों के हाथ लगता है और उसके जरिए जब पड़ताल शुरू होती है तो पता चलता है कि I-20 कार में दरअसल एक शख्स सवार था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का फरार आतंकवादी था। उसका नाम उमर मोहम्मद उर्फ उमर नबी था। वही उमर नबी फरीदाबाद में जब जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने छापेमारी की थी तो बड़े पैमाने पर बारूद, एक्सप्लोसिव वो बरामद किया था। जब यह धमाका हुआ था 10 नवंबर को, उसके पहले दिल्ली से सटे फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने फरीदाबाद के धौज गांव में ताबड़तोड़ छापेमारी करी थी। वही धौज गांव जिसके पास अल फलाह यूनिवर्सिटी है। छापेमारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी हुई थी, आसपास भी हुई थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आया और छापेमारी के दौरान 2900 किलो एक्सप्लोसिव रिकवर किया गया था। अब सोचिए, दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 2900 किलो एक्सप्लोसिव मटेरियल आखिर क्यों रखा गया था? तो देश में बड़े बम धमाके की प्लानिंग थी। एक जो डॉक्टर है, जिसका नाम मुजम्मिल है, उसे फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया और कुछ देर बाद ताबड़तोड़ गिरफ्तारी करके कई डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया और खुलासा हुआ कि ये डॉक्टर टेरर नेटवर्क है। लेकिन इन्हीं आतंकियों में एक आतंकी उमर मोहम्मद उर्फ उमर नबी फरार हो गया था और वही फरार आतंकी तमाम जांच एजेंसियों को धूल झोंकते हुए आंखों में पहुंचता है लाल किले के बाहर और 6:50 पर बम धमाके को अंजाम देता है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। अब ये उमर मोहम्मद उर्फ उमर नबी, जिसने पहला दिल्ली में फिदाइन अटैक को अंजाम दिया, आखिर ये कौन था? तो जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। इस तस्वीर में एक शख्स बैठा हुआ है। डॉक्टर कपड़ा पहनते हैं वो डॉक्टर का कपड़ा पहना हुआ है। गले में आला लटका हुआ है। इसी आले से मरीजों की नब्ज टटोली जाती है। ये है वो आतंकी उमर मोहम्मद उर्फ उमर नबी, जिसने लाल किले के बाहर I-20 कार से दिल्ली में पहला फिदाइन अटैक किया था। यह आतंकी फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में
बतौर डॉक्टर, बतौर प्रोफेसर काम करता था। हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज भाषा, कई भाषाओं में इसकी जबरदस्त पकड़ थी। ये वीडियो देखिए कैसे फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है। क्या इसे, इस तस्वीर को देखकर और इसे सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके जहन में, इसके दिमाग में क्या चल रहा था, जबकि ये आम लोगों के बीच एक यूनिवर्सिटी में जूनियर डॉक्टर को पढ़ाता था, आम लोगों का इलाज करता था। और उसी दौरान इसके जहन में एक खौफनाक साजिश चल रही थी और उस खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए अपने सहयोगी डॉक्टरों के साथ मिलकर ये 2900 से ज़्यादा एक्सप्लोसिव मटेरियल फरीदाबाद में इकट्ठा कर रहा था, जिसे छापेमारी के दौरान बरामद किया गया। और जांच के बाद जब जांच आगे बढ़ी तो ये पता चला कि इस मॉड्यूल में कई डॉक्टर हैं। सिलसिलेवार तरीके से सभी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया। कोई दिल का इलाज करता था, कोई दिमाग का इलाज करता था, और ये सभी जो डॉक्टर वो आम लोगों के बीच रहते थे, लेकिन कभी ने किसी ने अंदाजा नहीं लगाया या किसी को इल्म नहीं रहा होगा कि इनके दिमाग में आतंकवाद का, जिहाद का जहर वो भरा हुआ है, जो देश में बड़े बम धमाके की साजिश को अंजाम देने में लगे हुए थे। और प्लान यही था कि ये एक साथ देश के कई राज्यों में, कई इलाकों में फिदाइन अटैक, कार से लदी विस्फोटक के साथ फिदाइन अटैक को अंजाम देने वाले थे। फिदाइन अटैक क्या है? एक ऐसा हमला जिसमें जो आतंकवादी होता है वो बम धमाके में खुद को उड़ा लेता है और उससे आसपास की जगहों को नुकसान होता है। ये पहला ऐसा नेटवर्क है जिसमें डॉक्टर शामिल किए गए। अब ये डॉक्टर क्यों शामिल किए गए? दरअसल जो आतंकी संगठन है जैश-ए-मोहम्मद, उसने एक नए तरह का मॉड्यूल अख्तियार किया, क्योंकि इसके पहले इंजीनियर और तमाम प्रोफेशन के जो लोग थे वो आतंकवाद में शामिल होते थे। डॉक्टरों का नाम पहली बार आया है, तो वो इसलिए कि ये लोगों के बीच रहते हैं, आम लोगों के बीच, इन पर किसी को शक नहीं जाता, और इस वजह से डॉक्टर मॉड्यूल तैयार हुआ, जिसमें जो मारा गया आतंकी वो इस ग्रुप का हेड था। बहुत यंग नौजवान लड़का जिसके दिमाग में, कश्मीर का रहने वाला था, जिसके दिमाग में जिहाद का जहर ऐसा भरा कि उसने फिदाइन अटैक को अंजाम दिया। अब इसके जो ग्रुप में कौन थे? इस ग्रुप में एक महिला डॉक्टर भी थी। जी हाँ, एक महिला डॉक्टर। ये तस्वीर देख लीजिए, इसमें महिला का नाम शाहीन शहीद है, जो लखनऊ की रहने वाली थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये काम करती थी बतौर डॉक्टर। ये लेडी डॉक्टर भी इस मॉड्यूल का हिस्सा थी। बताया तो ये भी जा रहा है कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने अब एक अपनी महिला विंग तैयार कर ली है, जिसका नाम है जमात उल मोमिनात। बताया ये जाता है कि शाहीन शहीद जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग की दिल्ली में और देश में कमांड संभाल रही थी। लोगों को रिक्रूट करना इसका पेशा था। और जो ये डॉक्टर टेरर नेटवर्क आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था, उसमें 20 लाख रुपए, अपनी गाढ़ी कमाई के 20 लाख रुपए उसने आतंकी हमले के लिए इस डॉक्टर टेरर नेटवर्क में दे दिए थे। तो पहला डॉक्टर उमर मोहम्मद उर्फ उमर नबी, जिसने लाल किले के बाहर आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। दूसरी लेडी डॉक्टर शाहीन शहीद, जो लखनऊ के रहने वाली थी, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में बतौर डॉक्टर काम कर रही थी, लोगों को पढ़ाती लिखाती थी। तो ये मैडम के दिमाग में इतने जिहाद का जहर ऐसा भर गया कि इसने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आतंकवादी हमलों के लिए दे दिया। अब तीसरा जो नाम आता है वो आता है डॉक्टर मुजम्मिल का। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, ये जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और ये भी इस डॉक्टर टेरर मॉड्यूल का एक अहम हिस्सा था। फरीदाबाद से इसे जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया और इसके जब ठिकाने पर छापेमारी हुई थी तो वहाँ से 2900 किलो एक्सप्लोसिव मटेरियल रिकवर हुआ था। ये साहब भी लोगों का इलाज करते थे। ये तो हो गई बात। अब जो चौथा डॉक्टर है उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर आदिल। डॉक्टर आदिल साहब मेडिसिन विशेषज्ञ हैं, एमडी, और ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं साहब। और इनके भी दिमाग में जिहाद का जहर भरा हुआ था। तो सहारनपुर का ये रहने वाला डॉक्टर आदिल सहारनपुर का रहने वाला था। ये भी फरीदाबाद यूनिवर्सिटी में बतौर
प्रोफेसर काम करता था, ऐसी जानकारी आई है, उससे कनेक्टेड था। कुछ दिन अंबाला के इलाके में एक हॉस्पिटल में भी इसने काम किया। आदिल भी इस डॉक्टर टेरर नेटवर्क की एक अहम कड़ी है। ये भी डॉक्टर साहब आतंकवादी हमले को अंजाम देना चाहते थे और मुजम्मिल के बेहद करीबी थे। डॉक्टर टेरर नेटवर्क है, इसके बारे में जब धमाका हो गया उसके बाद सभी आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। जांच एनआईए के पास है और मुजम्मिल, आदिल, लेडी डॉक्टर शाहीन शहीद, इन सभी से पूछताछ में पता चला कि जो जिसने लाल किले के बाहर बम धमाके को अंजाम दिया वो उसका ब्रेन वॉश था। वो वीडियो में लोगों को सुसाइड अटैक के बारे में बताता था और फ्लुएंट इंग्लिश थी, जो है जैसा हमने आपको वीडियो में दिखाया कि देखिए कितनी फराटेदार ये इंग्लिश बोल रहा है। इसको देख सुन कर तो कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता कि ये आतंकवादी हमले को अंजाम देने की फिराक में था। और इन सभी आतंकियों ने एक प्लान किया था और उस प्लान का नाम था ऑपरेशन D6। अब D6 क्या है? तो एजेंसियों ने इस ऑपरेशन D6 को डिकोड किया। दरअसल अयोध्या में एक विवादित ढांचा दिसंबर 6 को ढाया गया था, उसका बदला लेने की इनकी प्लानिंग थी। उसकी बरसी पर ये देश के अलग अलग राज्यों में बड़ा आतंकवादी हमला, फिदायीन हमला को अंजाम देने वाले थे। तो ये पूरी साजिश, पूरी प्लानिंग का खुलासा किया और इसी वजह से 2900 केजी एक्सप्लोसिव रिकवर किया गया था। सारे डॉक्टर इसमें शामिल थे। अब बात यही नहीं थमती। 10 नवंबर को ये लाल किले के बाहर बम धमाका हुआ था। 7 नवंबर को गुजरात एटीएस ने 3 आईएसआईएस के आतंकियों को गिरफ्तार किया था। उन 3 आतंकवादियों में 2 उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, एक हैदराबाद का रहने वाला डॉक्टर था, एमबीबीएस। जी हाँ, एमबीबीएस डॉक्टर, जो चाइना से एमबीबीएस करके भारत आया था। 7 नवंबर को सैयद अहमद को गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद से गिरफ्तार किया। उसका सीसीटीवी भी देख लीजिए। सैयद अहमद एक होटल से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अहमदाबाद में बड़े बम धमाके को अंजाम देने वाला था और जब सैयद अहमद को गिरफ्तार किया गया तो इसके पास से हथियार, विस्फोटक के अलावा कैस्ट्रोल ऑयल भी रिकवर हुआ। हैदराबाद में इसके घर पर जब छापेमारी की गई तो कई केमिकल बनाने वाली चीज़ें रिकवर हुई। फिर ये पता चला कि ये आतंकवादी राइसिन नाम का एक खतरनाक जहर वो बना रहे थे और उसके जरिए जो हिंदू बाहुल्य इलाके वहाँ पर ये जहर लोगों के खाने और चीज़ों में मिलाने वाले थे, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही होती। तो ये एक डॉक्टर डेथ भी। अब सोचिए इस तरह के जो डॉक्टर हैं उन पर कोई कैसे भरोसा करे। जब इस एमबीबीएस डॉक्टर से पूछताछ हुई तो पता चला कि ये दोनों जो उत्तर प्रदेश के आतंकवादी थे, इनसे ये कांटेक्ट में आया था और तीनों मिलकर बड़ा आतंकवादी हमला अंजाम देने की फिराक में थे। अहमदाबाद के जो बड़े मार्केट थे वो, उसके बाद इनसे पूछताछ हुई थी कि दिल्ली के आज़ादपुर मंडी की इन्होंने रेकी की थी, लखनऊ के आरएसएस दफ्तर की रेकी की गई थी। तो ये तस्वीर में देख लीजिए, ये भी डॉक्टर साहब हैं। अब ये डॉक्टर साहब नहीं है, डॉक्टर लोगों का इलाज करते हैं, तो डॉक्टर डेथ हैं, लोगों की मौत का साजो सामान इकट्ठा कर रहे थे। नाम है सैयद अहमद। चाइना से एमबीबीएस करके इनके माँ बाप ने इतना पैसा दिया कि ये पढ़ लिख के आएंगे, लोगों की सेवा करेंगे, पैसा कमाएंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, लेकिन इनके दिमाग में जिहाद का जहर भरा जा रहा था। अब जब ये सारे डॉक्टर पकड़े गए तब एक टर्म्स जो है वो सोशल मीडिया पर आया। उस टर्म्स का नाम है वाइट कॉलर टेररिस्ट। तो ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब इससे पढ़े लिखे लोग इस तरह के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हों। इंडियन मुजाहिदीन एक आतंकवादी संगठन था जिसने 2007 से लेकर 2013 तक दिल्ली समेत देश के अलग अलग शहरों में बड़े बम धमाकों अंजाम दिया, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। उस इंडियन मुजाहिदीन नाम के आतंकवादी संगठन में कई इंजीनियर शामिल थे। इस इंडियन मुजाहिदीन का जो फाउंडर मेंबर था उसका नाम था रियाज भटकल। रियाज भटकल कर्नाटका के भटकल का रहने वाला था, इसलिए रियाज के साथ भटकल नाम जुड़ा। फिलहाल ये पाकिस्तान में मौजूद है। ये पेशे से एक इंजीनियर था, लेकिन इसके दिमाग में इंजीनियरिंग की बजाय, मशीनों को ठीक करने की बजाय जिहाद का जहर भरा गया और उसके बाद इसने इंडियन मुजाहिदीन नाम का एक आतंकी संगठन तैयार किया। दरअसल जो सिमी था उसे जब सरकार ने बैन कर दिया तब ये आउटपुट तैयार हुआ था। उसके बाद इसमें एक के बाद एक
जो अलग अलग शहरों से लोग जुड़ते गए और उसके बाद इन आईएम ने एक बड़ा आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। तो रियाज भटकल की बात करें, ये पेशे से इंजीनियर था, टेक्निकली काफ़ी ये ज़्यादा साउंड था और लंबे वक्त से पाकिस्तान में एनआईए का वो मोस्ट वांटेड है, दिल्ली समेत तमाम राज्यों की पुलिस का ये मोस्ट वांटेड है। तो ये भी वाइट कॉलर क्राइम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, एक इम्पॉर्टेंट, तो ये भी एक पढ़ा लिखा लेकिन बड़ा आतंकवादी जो देश से बाहर भागकर पाकिस्तान में फिलहाल मौजूद है और लगातार पाकिस्तान में बैठकर भारत को दहलाने की प्लानिंग, भारत को दहलाने की साजिश को अंजाम देता रहता है। अब एक और वाइट कॉलर टेररिस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये जो आतंकवादी जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक इसको लेकर एक सीरीज़ भी देखी और इसके बारे में और जानने की कोशिश मैंने की है। उमर शेख, इसकी मैं बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है अहमद उमर सईद शेख। सबसे खतरनाक आतंकवादी, ये वो आतंकवादी है जिसने अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की गला रेत कर बेरहमी से हत्या की थी। अब अगर इस उमर शेख की बात कर ले, 90 के दशक में दिल्ली में कुछ विदेशी नागरिकों को अगवा किया गया था और जब पुलिस ने उनको छुड़ाया तब इस उमर शेख को दिल्ली के पास से गिरफ्तार किया गया था। तो उस दौरान ही दरअसल उमर शेख ने ये विदेशी नागरिकों को किडनैप किया और उनको बंधक बनाया और बदले में ये कुछ आतंकवादियों को, जो पाकिस्तानी आतंकवादी भारत की जेलों में बंद थे, उनको छुड़ाने की इसकी प्लानिंग थी। बेहद खतरनाक आतंकवादी, इसके बारे में आप और गूगल पर जरूर पढ़िएगा। ये ब्रिटिश मूल का पाकिस्तानी नागरिक है। ये ब्रिटेन में जब रह रहा था तो वहाँ पर इसका ब्रेन वॉश हुआ, उसके बाद ये पाकिस्तान पहुँचा, फिर आतंकी संगठनों से जुड़ा, जैश ए मोहम्मद से जुड़ा, आईएसआई ने इसको पूरी तरह से तैयार किया। उसके बाद ये भारत में लगातार एक के बाद एक आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता रहा। जब कांधार प्लेन हाईजैक हुआ था तो उसमें कई आतंकवादी छोड़े गए थे, उसी में से एक ही आतंकवादी था उमर शेख। इसके बारे में हमारे एक पॉडकास्ट में एलन राव जब आए थे, उन्होंने बताया था, क्योंकि एलन राव वो पुलिस अधिकारी थे जो इस उमर शेख को दिल्ली के तिहाड़ जेल से लेकर एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए गए थे। उसकी बातचीत का हिस्सा और उमर शेख किस तरह का शख्स था उसके बारे में थोड़ा बहुत हम अपने प्रोड्यूसर को कहेंगे कि वो हिस्सा जरूर आप लगा दें इसमें। अंकित अजहर, जैसे मोहम्मद का चीफ, दूसरा जो था मुश्ताक अहमद जर्जर, वो भी एक उग्रवादी, ये कश्मीर में बंद था। कश्मीर में, हाँ, और ये था दिल्ली में बंद था। इसका नाम था उमर सईद, उसके नाम से पूरा छोटा नाम था उमर सईद और पूरा नाम था अहमद उमर सईद शेख। ये पाकिस्तानी एक बेस था और उसका पैदा जन्म जो हुआ था ये लंदन में हुआ था, तो वो लंदन का नागरिकता उसको मिल गई थी जन्म की वजह से, और बहुत हाई प्रोफाइल वेल एजुकेटेड ये टेररिस्ट था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इसने पढ़ाई की थी, वो टेररिस्ट था और उसको छुड़वाया और एक जर्जर को छुड़वाया और एक मोहम्मद शेख जो जैसे मोहम्मद का चीफ था। IC-814 प्लेन हाईजैक हुआ था, उसमें जो एक आतंकी था जो लंदन में पैदा हुआ था, पाकिस्तानी मूल का था, उमर शेख, उसको एलन राव साहब ने छोड़ा था सरकार के डिसीजन पर, तिहाड़ जेल से लेकर वो गए। लेकिन जब वो छूटने के बाद उमर शेख ने इतनी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया था, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। उमर शेख ने भारत से छूटने के बाद, जैसा कि आपने बताया था कि ये छुड़वाई से ले कि बड़ा काम करेंगे, तो ऐसा बड़ा काम छूटने के बाद जिससे पूरी दुनिया हिल गई थी, वो क्या काम किया था उमर शेख? वो उनको पर्ल डैनियल जो थे वॉल स्ट्रीट के, उनको उन्होंने किडनैप किया और उसका मर्डर कर दिया था। ये काफी चर्चा में रहा, ये केस बहुत चर्चा में रहा था। ये उसी का नाम फिर आया था कि उसने ये सब किया था। तो 99 में उमर शेख छूटा और उसने द वॉल स्ट्रीट के जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल का पहले किडनैप किया, डैनियल पर्ल को, उसके बाद उनकी बिहेडिंग की और वीडियो भी रिलीज किया गया था 2002 में, जहाँ बहुत ग्रुशम था ये। हाँ, बहुत खतरनाक कृत्य था, इसे कहेंगे। बहुत ज़्यादा ग्रुशम मर्डर जिसे कहते हैं ना, किडनैपिंग करने के बाद में
जो जैसे IS नहीं करते हैं, गला काटना। गला काट देते हैं, सर को बदन से अलग कर देते हैं, वही तरीके से ये किया बताते हैं, क्योंकि उस टाइम पे अखबारों में आया था, मीडिया में। आप उस वक्त कहाँ थे? तब मैं वही था, स्पेशल सेल में था। तो आपने जब ये न्यूज़ देखी तो फिर आपके जहन में क्या लगा कि यही हुआ कि जो मैं सोच रहा था वही होगा, जो कि इसको छोड़ेंगे तो कोई न कोई बहुत जघन्य अपराध होगा, और वो ये देखना। तो मैं सोचा, तभी उससे कोरिलेट किया मैंने कि देखिए अगर उस दिन शायद ये नहीं छूटता तो ये पर्ल डैनियल बच जाता। उमर शेख के बारे में बताएं, जो लंदन में पैदा हुआ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो पढ़ाई करता था, और वहीं पर वो आतंकी संगठनों के संपर्क में आया। उसके बाद वो भारत आया। अच्छा, ये तिहाड़ जेल में बंद क्यों था? ये क्या मतलब, ये क्या जो ये उमर शेख था, 3 जो फॉरेनर्स थे, कब की घटना रही? ये 91 या 92 की घटना था। उसके किडनैपिंग में ये 3-4 लोग पकड़े गए थे, इसमें से ये मेन था। तो इनको यहाँ से कनॉट प्लेस से इन्होंने उनको किडनैप किया। तो किडनैप करके 3 जो फॉरेनर्स थे, किसी दूसरे कंट्रीज के थे, 3 कंट्रीज के। उसके इसकी ज़्यादा डिटेल, क्योंकि मैं उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं था, बट सरसरी तौर से यही लगा था, उन लोगों को किडनैपिंग में ये केस में अरेस्ट था। बाद में उनमें से जान भी ले ली थी उनकी, और वो भी एक बड़ा चर्चित केस हुआ था। और उसको फिर पकड़ा गया था, ये सहारनपुर में पकड़ा गया था। और जब पकड़ने के बाद फिर ये, क्योंकि केस यहाँ दिल्ली का था, तो दिल्ली ट्रायल में इसकी, दिल्ली कोर्ट में इसका ट्रायल हुआ, और ट्रायल के बाद इसको सजा हो गई थी। तो ये सजा काट रहा था वहाँ पे। तो ये क्या प्लान था जो आप उस वक्त दौर, आप जाने, आप टाइम पे भी एजेंसी में इनका पर्पस यही था कि ये फॉरेनर्स को किडनैप करने का इनका पर्पस यही होता है कि फॉरेनर्स को किडनैप करेंगे तो वर्ल्ड लेवल में इंडिया के से हम कुछ भी बनवा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की बदनामी होगी कि आपके यहाँ फॉरेनर सेफ नहीं है। तो उनको भी मोस्ट लाइकली उनको छुड़वाने के चक्कर में, कोई अपनी मांगे मनवाने के चक्कर में इन्होंने मौलाना मसूद अजहर को छुड़वाना। और ये भी हो सकता है कि आतंकी मौलाना मसूद को या और किसी आदमी जो जर्जर वगैरह थे उस टाइम पे सोचा वो छुड़वाने के लिए। तो ये प्लानिंग थी इनकी कि हम किसी न किसी को छुड़वाने के, उसमें ख़ास तौर से मौलाना मसूद अजहर के लिए ये ट्राई कर रहे थे, और लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया, पकड़े गए, सजा हो गए थे, तो उसी केस में बंद। तो यानी प्लानिंग काफ़ी पहले से चल रही थी क्या, प्लेन हाईजैक या किसी मौलाना मसूद अजहर को छुड़ाने की? प्लानिंग की बात आप देखिए ना कि प्लानिंग कितनी अच्छी प्लानिंग चल रही थी कि इस आदमी को जेल में रहते हुए 1 हफ्ता पहले पता था कि तू छूटने वाला है। इसका मतलब प्लानिंग अच्छी खासी चल रही थी इनकी। और ये प्लानिंग उस आपसे जब 91-92 की बात करें, जब किडनैपिंग हुई थी, तो प्लानिंग उनको छुड़वाने की पहले चल रही थी। तभी तो ये उसको तभी से सोच रहे थे कि हम ऐसे किडनैपिंग का केस करेंगे। ये हमेशा ये सोचते हैं कि हम ऐसे हाईजैक करेंगे, जैसे प्लेन को हाईजैक किया, उस टाइम पे फॉरेनर्स को किडनैप किया। तो एक प्रकार से ये भी प्लानिंग वहीं से थी। वो छोटी प्लानिंग थी कि 3 लोगों को किडनैप करना। जब उनको लगा कि इससे काम नहीं बना, तो फिर उनको ये प्लानिंग सजी कि बड़ा काम करो कोई। और वो IC 814 ज़्यादा बड़ा काम था, उसमें ज़्यादा आदमियों की जान खतरे में थी। उमर शेख अलकायदा के साथ भी जुड़ा था, ये जानकारी भी सामने आई थी। ओसामा बिन लादेन का बेहद करीबी था, क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा आतंकवादी था, और पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग, क्रिकेटर तक तो होते ही नहीं, आतंकवादी की तो आप बात छोड़ ही दीजिए। तो ये पढ़ा लिखा आतंकवादी था, इसलिए तमाम जो आतंक के आका थे उनकी आंखों का ये तारा था, और ISI का भी आंखों का तारा था। डैनियल पर्ल पहले भारत में आए थे, अमेरिकी पत्रकार, आतंकवाद को लेकर रिसर्च कर रहे थे, और उसके बाद वो पाकिस्तान भी पहुँचे। अब ये जो उमर शेख और आतंकी ये सोचते थे कि ये जो CIA का एजेंट है, तो डैनियल पर्ल को अगवा किया। उमर शेख ने कई दिनों तक रखा, और उसके बाद बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। दिखावे के लिए पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की पुलिस ने उमर शेख को कैद में डाला, ताकि, और ये भी एक प्लानिंग थी, ताकि गिरफ्तार कर लिया जाए, ट्रायल चले। अब जब ट्रायल चलेगा तो अमेरिका उसे मांग नहीं सकता। तो ये ISI का पुराना पैटर्न है। तो ये भी व्हाइट कॉलर टेररिस्ट का जीता जागता उदाहरण है। बेहद पढ़ा लिखा ये आतंकवादी था। अब व्हाइट कॉलर टेररिस्ट में एक और नाम हम ऐड कर देते हैं, याकूब मेनन का, जिसे कुछ सालों पहले 1993 बम धमाकों के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी। याकूब मेनन टाइगर मेनन का भाई है। ये याकूब मेनन की बात करें, बेहद पढ़ा लिखा और पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट था। ये 1993 बम धमाकों में इसकी भूमिका थी, और 93 बम धमाकों के बाद ये दुबई होते हुए पाकिस्तान भाग गया था।
बाद में हमारी एजेंसियों ने, सीबीआई ने इससे बातचीत की, कुछ प्लान किया और उसके बाद इसे पकड़ा गया, भारत लाया गया, इस पर केस चला और इसे फांसी की सजा दी गई। तो याकूब मेनन भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलता था। 1993 में मुंबई में जब सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, उसमें फंडिंग का आरोप इसके ऊपर था। ये भी बेहद पढ़ा लिखा था। इसकी आप हिंदी इंग्लिश सुन लेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। फांसी की सजा इसे दे दी गई, अंजाम तक पहुंचा दिया गया। व्हाइट कॉलर टेररिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो है अफजल गुरु का। अफजल गुरु जम्मू कश्मीर का रहने वाला, भारत की संसद पर 2001 में जैश के आतंकियों ने जब हमला किया था, सारे आतंकी मार गिराए गए थे और जब जांच की गई तो अफजल गुरु को गिरफ्तार किया गया था। अफजल गुरु भी MBBS डॉक्टर था। बेहद खतरनाक शक्ल देख लीजिए, शक्ल देखकर आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। MBBS की इसने पढ़ाई की थी, फिर कुछ वक्त तक बैंकिंग सेक्टर में काम किया था और जब गिरफ्तारी के बाद इसका इंटरव्यू लिया गया था तो ये फ्लुएंट इंग्लिश में बातचीत करता था। जब इससे पुलिस अधिकारी बातचीत करते थे तो वो भी हैरान हो जाते थे कि इतना पढ़ा लिखा ज़हीन शख्स आखिर आतंकी गतिविधियों में कैसे शामिल हो गया। तो इसका भी ब्रेन वॉश कर दिया गया था, जिहाद का जहर भर दिया गया था, जम्मू कश्मीर की आज़ादी का झूठा ख्वाब दिखा दिया गया था, जो कभी ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि भारत का अभिन्न हिस्सा है जम्मू कश्मीर। उसको आज़ाद कराने का ख्वाब अगर कोई देख रहा है तो वो ख्वाब कभी पूरा होने वाला नहीं है। जैसे ये ख्वाब देखा था अफजल गुरु ने, तो तिहाड़ जेल में फांसी के फंदे पर इसे लटका दिया गया। तो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है उसमें अफजल गुरु भी था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं व्हाइट कॉलर टेररिस्ट के सबसे बड़े चेहरे को। इस चेहरे का नाम है ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। अल-कायदा का सबसे बड़ा आतंकवादी, जिसने अमेरिका में प्लेन से बड़ा आतंकवादी हमला अंजाम दिलवाया था। ये तब कहाँ था किसी को नहीं मालूम। वो अलग बात है कि बाद में एबटाबाद में अमेरिकी फौज ने इसे, पाकिस्तान में ही पड़ता है एबटाबाद, वहाँ पर इसे घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया। अलकायदा का ये टेररिस्ट था, बहुत पढ़ा लिखा था और ये कितना पढ़ा लिखा था इसका अंदाज़ा आप सोशल मीडिया और इंटरनेट पर जो इंटरव्यू हैं उससे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। बेहद ये पढ़ा लिखा था। ये माना जाता है कि जो पढ़े लिखे आतंकवादी हैं उसमें नंबर 1 पर ओसामा बिन लादेन है, क्योंकि ये सिविल इंजीनियर था। सबसे पहले अलकायदा और ओसामा बिन लादेन का इस्तेमाल रशियन फौज ने किया। उसके बाद फिर अपनी अपनी सहूलियत के साथ सबने इसका इस्तेमाल किया। और उस वक्त जब मैं एजुकेशन में नहीं था, उत्तर प्रदेश में रहता, तो हमारी तरफ कहा जाता था कि अमेरिका में कोई आतंकवादी हमला नहीं कर सकता, कोई अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उनका डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि अगर कोई अमेरिकी सरहद पर कोई भी विस्फोटक या कोई भी मिसाइल या कोई भी चीज़ एंटर करती है तो अमेरिका उसे मार गिराता है। तो अमेरिका के इस भावकाल को ख़त्म किया ओसामा बिन लादेन ने, जब अपने आतंकवादियों को ट्रेन किया और एक के बाद एक जो प्लेन है वो घुसते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाते हैं। वो तस्वीरें सबने देखी होंगी। और उसके बाद जो अमेरिका का भावकाल जो है वो ख़त्म कर दिया। पढ़ाई लिखाई कोई शख्स कर सकता है, लेकिन इन साहब ने अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया, आतंकवाद के लिए किया। इसके भाषणों, इसके स्पीचेस को सुनकर जो नौजवान है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका ब्रेन वॉश हो जाता था। आखिरकार अमेरिका ने इसे घर में घुसकर मारा और इसकी लाश तक किसी ने कभी देखी नहीं। समंदर में इसकी लाशों को फेंक दिया गया। तो ये वाइट कॉलर टेररिस्ट के वो बड़े चेहरे हैं। इसके बारे में ध्यान देख लीजिए, सुन लीजिए। और ये आपको बताऊं, इसमें ज़्यादातर जो आजकल टेररिज्म है वो ऑनलाइन शुरू हो रहा है। सोशल मीडिया के जरिए आतंकवादी बनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई आप पोस्ट करते हैं, उसके बाद जो विदेश में बैठे टेररिस्ट होते हैं वो अब नाम बदलकर आपसे कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया जाता है, उसमें आतंकवादी जुड़ते हैं। धीरे धीरे वो वीडियोस भेजते हैं, बम बनाने के वीडियो भेजते हैं, आपका ब्रेन वॉश करते हैं और उसके बाद फिर आप आतंकवादी हमलों के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपनों का ख्याल रखिए। वो किस तरह के सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो घर में अलग थलग रहते हैं, ये सब देखने की ज़रूरत है। और कोई घर में अलग थलग रहता है,
अगर भटकने की कोशिश करता है तो उससे बातचीत की जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी मसले का हल हथियार बिल्कुल नहीं होता है। जो हथियार लेकर उठता है उसे कोई भी देश की एजेंसी है कुचल कर रख देती है। जैसे ये जितने वाइट कॉलर टेररिस्ट के मैंने नाम बताए, इन सभी को मिट्टी में मिला दिया वहाँ की सरकारों ने, वहाँ की पुलिस ने। जिसमें अफजल गुरु था, उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी की सज़ा दे दी गई। तो हिंसा का अंत हिंसा ही होता है, हिंसा से ही वो मारा जाता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा अपना कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन जाते जाते हम आपको वो चेहरे दिखा देते हैं जो वाइट कॉलर टेररिस्ट के बड़े नाम रहे हैं। तो ये वो चेहरे थे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा अपना फीडबैक और कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया।